मैं नियाज अहमद खान, डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह। ये यूनिट चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ डिस्कस कर लिया था, जैसे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर डेफिनेशंस। इतना तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर भी एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वो सारे एस्पेक्ट्स जो एक यूनिवर्स को बनाने के लिए जरूरी होते हैं और जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको माना जाता है कि ये किसी और से ऑब्टेन नहीं कर सकते, किसी और के फॉर्म में इसको नहीं ले सकते हैं। दूसरा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको इन टर्म ऑफ फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल के कुछ एक्सप्रेशन या फंडामेंटल के पावर्स को कुछ रेज करके हम उसको बना सकते हैं, वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट था यूनिट्स। क्योंकि मेजरमेंट जो था वो मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत थी, तो हम क्या करते, तो सिमिलर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए उस क्वांटिटी का एक सैंपल जो हम लोग चूज करते हैं और उसका एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, उसी को हम लोग यूनिट्स कहते हैं। वंस मोर, यूनिट्स इज ए स्टैंडर्ड सैंपल, एक स्टैंडर्ड साइज सैंपल होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, इम्पेरिसेबल होता है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, इजीली रिप्लिकेटेबल होता है। ऐसे स्टैंडर्ड साइज को हम लोग जब लेते हैं किसी क्वांटिटी का, तो वो उस क्वांटिटी का सैंपल होता है। फॉर इंस्टेंस एक बार और सोच लेते हैं कि लेंथ का एक इतना छोटा सा टुकड़ा हम लोगों ने लिया हुआ है और इस टुकड़े का नाम हम लोगों ने दिया हुआ है मीटर। अब हम ये मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट हो गया, यानी कि जब भी हम किसी दूसरे लेंथ को मेजर करेंगे तो इन मल्टीपल ऑफ दिस लेंथ हम लोग बताएंगे। कल इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स भी दो कैटेगरी में आएंगे। जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हम लोग डिसाइड करके रखे हुए हैं, और कौन डिसाइड किया है, वो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिसको कह रहे थे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का जो सोसाइटी है उसने। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स डिसाइड की गई थी उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन भी कल लास्ट वीडियो में हम लोग देखे, और वो क्या था, मीटर क्या है, 1 मीटर किसको कहते हैं, 1 किलोग्राम किसको कहते हैं, 1 सेकेंड क्या है, इस तरह का सारा डेफिनेशन हम लोगों ने सेपरेटली उस वीडियो में देखा। अब आते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स तो हम लोग बात करते हैं कि जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थे, वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल के सम एक्सप्रेशन में आप ले सकते हैं। यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स डिसाइड होंगे वो ड्राइव्ड यूनिट्स हो जाएंगे, और ये यूनिट्स उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स से मिलके बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट हम लोग बात करते हैं फोर्स का, तो फोर्स बनाते हैं इन टर्म ऑफ फंडामेंटल। ये एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनने जा रहा है, तो ड्राइव्ड होगा तो इसको हम फंडामेंटल के फॉर्म में रख सकते हैं कुछ एक्सप्रेशन में। जैसे फोर्स निकालने के लिए क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो फंडामेंटल आ गया, अब एक्सेलरेशन को फंडामेंटल करना पड़ेगा, तो हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब मेरे पास दो फंडामेंटल हो गए, लेकिन अभी भी वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल फॉर्म में नहीं आया है। फंडामेंटल आपको याद होगा, मास, लेंथ, टाइम, लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मोल, ये फंडामेंटल्स थे। और दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल्स कौन है, वो है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। यानी किसी भी तरह से इस क्वांटिटी को हम तोड़ के इस 7 के ही फॉर्म में लेके आएंगे, और वो +2 यानी टोटल 9 के फॉर्म में ला सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया मास बाय टाइम, मास बाय टाइम। और वेलोसिटी के लिए फिर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
और आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट वो एक लेंथ ही है। तो अब यहाँ पे देखिए कि फोर्स आपका मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसको हम फंडामेंटल से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं फंडामेंटल से। तो अब आते हैं कि फोर्स के लिए क्या बना, तो फोर्स के लिए होगा मास का पावर 1, लेंथ का पावर 1 और टाइम नीचे 2 था, ऊपर जाएगा तो टाइम का पावर -2, ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या बनेगा, तो मास का यूनिट, फंडामेंटल का यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी मास का यूनिट क्या था, किलोग्राम, लेंथ का क्या था, मीटर, और टाइम का क्या था, टाइम का था सेकंड, पावर -2, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए यानी यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, एंड ऑल दिस आर यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल। सो दिस फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल के यूनिट से मिलके बन सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट फॉर फोर्स। ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसी को हम लोग एसआई सिस्टम में आए थे, तो इस चीज को कंपैक्ट किया गया, एक नेम दिया गया, इसका नाम दिया गया है न्यूटन। न्यूटन, सर न्यूटन तो किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो आपने छोटा से क्यों लिखा, प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल से लिखना था। तो ध्यान रहे कि ये न्यूटन जो साइंटिस्ट था उसके नाम पे इसको रखा गया है। तो अगर हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं तो वो साइंटिस्ट के नाम को रेफर करता है, और अगर हम लोग स्मॉल एन से लिखेंगे तो ये यूनिट्स के नेम को रेफर करेगा, इसलिए स्मॉल लेटर से लिखेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे आता है और हमको उसको पूरा लिखना है उस यूनिट को, तो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन जब सैंपलिकली लिखना है, उसको सैंपल में लिखना है, तो वो कैपिटल से, तो यहाँ पे कैपिटल एन लिखा है। ये आप क्लियर रहिए इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स का, जैसे सपोज दैट हमको डेंसिटी लिखना है, डेंसिटी, तो डेंसिटी कैसे लिखते हैं हम लोग, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब मास फंडामेंटल में, डेंसिटी ड्राइव होना चाहिए, ड्राइव क्वांटिटी है अगर है तो इसको फंडामेंटल के एकदम सिंपल फॉर्म में आ जाना चाहिए सम एक्सप्रेशन। तो मास, अब वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ भी तो लेंथ ही होता है ना, तो ये भी लेंथ, और हाइट, हाइट भी लेंथ ही है, तो ये लेंथ। तो आप देख सकते हैं कि ये मास एंड इनटू लेंथ का पावर -3, ये नीचे में 3 था तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये यूनिट डेंसिटी के लिए जो यूनिट मिला वो हमने फंडामेंटल से ऑब्टेन किया, फंडामेंटल से प्राप्त किया, तो ये जो यूनिट होगा ये ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्राइव्ड यूनिट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको लेना है मोमेंटम। आप जानते हैं मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो फंडामेंटल है, इसको छोड़ देते हैं, तो मास और वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मास फंडामेंटल हो गया, टाइम फंडामेंटल हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ है, तो ये भी फंडामेंटल हो गया। तो अब यहां पे ये आएगा मास, लेंथ और टाइम का पावर -2, यानी कि अब यूनिट अगर पुट करें तो केजी, सॉरी -1 केजी मीटर और टाइम के लिए पर सेकंड। तो ये देखिए फिर जो मोमेंटम है उसका जो यूनिट आ रहा था वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट से ही मिलके बन गया, इसलिए मोमेंटम का जो यूनिट है वो ड्राइव्ड यूनिट हो गया, और मोमेंटम कैसा क्वांटिटी हो गया, वो ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक्स में हैं,
आप किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट्स आप लिख सकते हैं अगर आपको उसका फार्मूला पता हो तो। एग्जांपल में एक और लेते हैं जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता है आप किसी का भी ड्राइव यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग वर्क का लेते हैं, तो वर्क का कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दो तरीका है, एक आप फोर्स को जानते हैं कि ये न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, वो एक हो जाएगा। वहां नहीं जाना है, कुछ भी ड्राइव क्वांटिटी एकदम से फंडामेंटल के फॉर्म में जाना है तो हमको इसको फंडामेंटल के फॉर्म में जोड़ते हैं। आप फोर्स का भी निकाल चुके थे, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, तो निकाल चुके थे तो हम जानते थे कि ये था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ है तो ये क्या हो जाएगा? मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी देख लीजिए वर्क का ये ड्राइव यूनिट हो गया। लेकिन अगर एक और टर्म यूज करें कि इस केजी मीटर पर सेकंड को तो सर अभी आपने कहा था कि न्यूटन कहा जाता है, तो न्यूटन हो गया, और मीटर ये भी हो सकता है ड्राइव यूनिट में। आगे देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद करा दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वायर के किसी दो पॉइंट के बीच में एक कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ एक टर्म आ गया कूलम चार्ज आ गया। तो पहले चार्ज के लिए यूनिट फाइंड आउट करते हैं। तो पोटेंशियल चार्ज के लिए यूनिट हम लोग जानते हैं कि करंट बराबर क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। करंट बराबर होता है चार्ज बाय टाइम। यहाँ करंट जो है वो फंडामेंटल है, और तो चार्ज को निकालने के लिए क्या हो गया? I इंटू टी। तो Q का जो यानी कि चार्ज का जो यूनिट आया वो एम्पियर इंटू सेकेंड आया। एम्पियर सेकेंड करंट का एम्पियर यूनिट होता है, और ये फंडामेंटल है। टाइम ये भी फंडामेंटल है, इसका यूनिट सेकेंड होता है। तो चार्ज का यूनिट निकल गया एम्पियर सेकेंड। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का था वर्क डन पर यूनिट कूलम चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट कूलम चार्ज, वर्क डन पर यूनिट कूलम चार्ज। वर्क डन तो आपने अभी निकाल लिया है, वो ये था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे चार्ज का यूनिट आपने निकाल लिया है एम्पियर सेकेंड। अब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 ऑलरेडी है, और एक -1 और जाएगा तो सेकेंड का हो जाएगा -3, और एम्पियर नीचे है वो ऊपर जाएगा तो पर एम्पियर। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, वो भी ड्राइव यूनिट। एक और है कि इस पूरे को इतना लिखने से अच्छा है कि इसके लिए एक यूज किया गया जिसको बोलते हैं वोल्ट। वी बोलता हूं कि भी यहाँ छोटा सा लिखेंगे, लेकिन नोटेशन कैपिटल वी से लिखेंगे। वोल्ट एक साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पे इस पोटेंशियल डिफरेंस का रखा गया है यूनिट नेम वोल्ट। तो वोल्ट को आप छोटे से लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे तो, और जब अगर नोटेशन में लिखना होगा तो कैपिटल वी से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा ड्राइव यूनिट। आपके पास बुक में बहुत सारे और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फिर एक बार याद रखिए कि किसी भी ड्राइव यूनिट का फिजिकल ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए आपको उस क्वांटिटी से रिलेटेड फार्मूला आने चाहिए, और फिर उसमें जो क्वांटिटी जाएंगे उनके फार्मूला आने चाहिए। जैसे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ा था, वर्क पर कूलम चार्ज। वर्क का निकालना आना चाहिए, तो वर्क का फार्मूला हमको था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें फिर फोर्स का पता होना चाहिए था आपको, तो फोर्स का क्या निकाल के रखे थे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल दिए तो मेरा वर्क निकल गया। चार्ज बच गया, तो चार्ज का भी यूनिट आपको निकालना आना चाहिए, या चार्ज के लिए कोई फार्मूला ही अवेलेबल हो आपको दिमाग में हो। तो हमने क्या किया कि चार्ज के लिए जो फार्मूला था उससे हमने निकाल लिया। यहाँ एम्पियर वो फंडामेंटल था, इसलिए उसको उसी फॉर्म में रखे, और ये फाइनली हम यहाँ तक आ गए।
अब हम लोग ये चीज जान गए कि क्वांटिटीज दो तरह के हैं, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल वो है जो एकदम फिक्स्ड है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, किसी अदर से भी, वो किसी और से नहीं अपडेट हो सकता। ड्राइव्ड क्वांटिटी वो है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो है जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट है। बार बार देख रहे हैं कि वो फंडामेंटल्स पे डिपेंड करते हैं। फिर यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स लेते हैं, बिगर एंड स्मॉलर। कि ये तो हो गया सर जो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है मीटर, लेकिन फिर भी अगर हम एक मीटर को देखें तो वो एक स्टैंडर्ड साइज है। हम लोग अगर अर्थ पे किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो ऑन द अर्थ सरफेस, लेकिन अगर हम स्टार का डिस्टेंस को मेजर करें तो क्या ये स्टैंडर्ड साइज होगा उस लेंथ को, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए? मीटर नहीं होगा। तब हम लोगों ने कुछ बिगर यूनिट्स डिसाइड कर रखे हैं जो इसी मीटर का सम मल्टीपल्स है, इसी मीटर का सम मल्टीपल्स है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ बिगर यूनिट्स smaller unit of mass। तो सबसे पहले एक आते हैं हम लोग 1 चंद्रशेखर लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट, इसको 1 CSL ही बोलते हैं। व्हाट इज 1 CSL? ये मास का सबसे बिगेस्ट यूनिट है जो हम लोग यूज करते हैं, और क्यों लिया गया है ये भी हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो 1 CSL ये हमारा जो सन है, हमारा जो सूरज है, उसके मास का 1.4 टाइम्स का जो मास होगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 CSL, यानी 1.4 टाइम्स the mass of our sun। हमारे सूरज का जो मास है जितना है वो देख लेंगे, बुक में है कहीं कहीं, ये 10⁻30 के ऑर्डर में समथिंग है। तो 1.4 टाइम्स जो मास है सन का, हमारे सन का, उसी मास को हम लोग बोलते हैं 1 CSL। अब अदर जो ब्लैक होल्स है या अदर जो स्टार्स है या अदर जो गैलेक्सी है वो हम लोग इसी के मल्टीपल में बताते हैं, यानी ये यूनिट है। इन प्लेस ऑफ केजी हम लोगों ने ये यूज किया है, मास के लिए एक बहुत बड़ा यूनिट डिसाइड कर रखा है। तो हम लोग गैलेक्सी का, किसी गैलेक्सी का मास को किलोग्राम में नहीं बोलते, किसी स्टार के मास को किलोग्राम में नहीं बोलते, या किसी ब्लैक होल का मास को किलोग्राम में नहीं बोलते, क्योंकि किलोग्राम उस जगह के लिए, उस साइज के लिए बहुत छोटा पड़ जाता है, एंड देयर में भी ट्रेमेंडस एरर इन दैट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सन का जो हमारा मास है वो 1.4 टाइम्स जो है उसको हम लोग 1 CSL बोलते हैं। सो अदर बिगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, उसका मास इसके मल्टीपल में मेजर करेंगे। ये 1.4 टाइम्स क्यों लिया गया? तो ऐसा कहा गया कि चंद्रशेखर जो है वो हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक है इंडिया में, तो उन्होंने अपने कैलकुलेशन में पाया था कि वैसे स्टार्स जिसका मास 1.4 टाइम्स या उससे अधिक होगा, वो फाइनली जब मरेंगे तो उस समय उसका वो जो है ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उससे नीचे वाला जो मास है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो उनके कैलकुलेशन में था। तो उसने इस 1.4 टाइम जो मास था सन का, उसको उसने एक लिमिट बना दिया कि इस बिलो, इससे कम वाला वो मर के वो जो है रेड जायंट में बदल जाएंगे वैसे स्टार, और इससे ज्यादा मास वाले वो मर के ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो गया बिग यूनिट। अब आते हैं एक स्मॉल यूनिट में। आप लोग बार बार देखेंगे 1 AMU, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में 1 एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मास का,
ये मास का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम के मास के बराबर। कहने का मतलब है एक कार्बन के आइसोटोप्स से, कार्बन के आइसोटोप्स से मतलब कार्बन है 11 परमाणु भार वाले भी मिलते हैं, एटॉमिक मास वाले भी मिलते हैं, और 13 भी मिलते हैं, और 14 भी मिलते हैं, 12 भी मिलते हैं। तो ये जो एटॉमिक मास है तो इनका जो एवरेज आता है वो 12 है। तो एक कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है उसका 1/12 पार्ट ही मेरा 1 AMU होता है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, और बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसका बहुत टफ कैलकुलेशन है। कल हम लोग पढ़ रहे थे मोल का डेफिनेशन, तो याद होगा कि अगर हम 6.022 into 10 to the power 23 C12 एटम्स लेते हैं तो उसका कितना मास होगा? इसका जो एटॉमिक मास है उस ग्राम के बराबर, तो 12 ग्राम। इसका एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU। तो 12 AMU है, तो ये जब इतने कार्बन चूज करेंगे हम और उसको हम जब तौलने बैठेंगे, वजन करेंगे, तो वो आएगा 12 ग्राम। कितना आएगा? 12 ग्राम। अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो आप पीछे उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने कहा था कि सपोज दैट हम 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उसमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आएंगे? इतना, हमेशा इतने आएंगे। और उन मॉलिक्यूल्स को सबको एक साथ रख के जब वजन करेंगे तो कितना आएगा? हम जानते हैं H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2 ग्राम 2 आता है, तो ये 2 ग्राम हो जाएगा। क्लोरीन का बताया था, क्लोरीन अगर Cl2 गैस लेते हैं 1 मोल तो असल में क्लोरीन का इतना मॉलिक्यूल आएगा 6 × 10⁻23 C12 प्लस मॉलिक्यूल्स आएंगे। और जब इसको तौलेंगे तो वो आएगा, इसका परमाणु अनुभाग मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना? 35.5 होता है एक का, तो 2 का हो गया 71 AMU। लेकिन जब इतना मॉलिक्यूल चूज करेंगे तो वो आएगा 71 ग्राम के बराबर। तो बस सिंपल सा एक कंसेप्ट था मोल का, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 6.022 into 10 to the power 23 C12 एटम जब हम चूज करते हैं, इन करके ले लेते हैं और उसको तौलते हैं, तो उसका जो वजन होगा वो 12 ग्राम होगा। 12 कैसे हमको पता चला ना? हम जानते हैं कि C12 का जो एटॉमिक मास 12 यूनिट है, और वो यूनिट हट के वहां पे ग्राम में आ जाएगा, तो 12 ग्राम हो जाएगा। ओके, तो एक C12 एटम कितना हो जाएगा? एक C12 एटम 12 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम हो गया। अब एक AMU बराबर 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, वो होता है 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। तो 1/12 into एक C12 एटम का मास कितना है? एक C12 एटम का मास आ गया 12 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम। अब आपका ये कटेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। ये ग्राम है। दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको केजी में बदलना है तो 1000 से और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे यानी 30 आ जाएगा, और वो 30 ऊपर जाएगा तो यहाँ -27 हो जाएगा। तो अगर केजी में बोले तो 1.66 into 10 to the power -27 kg। This is 1 atomic mass unit। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लेंथ के लिए कुछ बिगर यूनिट ऑफ लेंथ। तो कुछ बिगर में एक है लाइट लेंथ।
नाम देखने से लगता है कि ये कोई समय है, कोई टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट ईयर ये एक्चुअली लेंथ मेजर करने का एक बहुत बड़ा यूनिट है। लेंथ मेजर करने का एक बहुत बड़ा यूनिट है। और ये कितना है, लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है इन ए स्ट्रेट लाइन में, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अब कैलकुलेट करते हैं कि 1 लाइट क्या है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अच्छा, आपको पता है कि लाइट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होता है, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। किलोमीटर में तो 3 × 10⁵ होगा किलोमीटर के लिए, 8 इतना मीटर एक सेकंड में। फिर कन्वर्ट करके दिखाता हूं। 3 लाख मतलब 5 जीरो, ये हो गया, ये किलोमीटर में है। और 1 किलोमीटर में फिर कितने मीटर होते हैं? 1000, यानी 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया 3 लाख। 3 × 10⁸ ये हो गया एक सेकंड का। तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में इतना, ये हो गया आपका 1 मिनट का। और इसको अगर आप फिर आवर में चेंज करना चाहे तो 60 मिनट में इतना, यानी ये 1 घंटे का हो गया। तो 24 आवर ये इतना हो गया। और फिर ये 1 दिन का हो गया टोटल डिस्टेंस। अब इसको हम लोग देखते हैं उसमें कितना जाता है साल में, तो 365। इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आपके पास आएगा, वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के आसपास आ जाएगा। इतना मीटर में ट्रेवल करेगा। सो इट्स योर वर्क टू कैलकुलेट दिस। हम यहां नहीं बताएंगे क्योंकि आप भूल जाएंगे। आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसका वैल्यू इतना होता है। तो ये लाइट ईयर हो गया। दूसरा एक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सर एवरेज डिस्टेंस के लिए, और ये सबको पता है कितना है, 14,96,00,000 किलोमीटर। 14,96,00,000 किलोमीटर, 14,96,00,000 लाख में आपका 4 किलोमीटर आ जाएगा। 14,96,00,000 किलोमीटर। किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो और ले लेंगे, इतना मीटर। अब इसको आप ये करना चाहे तो 1.496 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10⁻11 मीटर। ये हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा होगा और वो है एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस इसलिए कि हम जानते हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं इस तरह के। ये सन हो गया। तो प्लैनेट्स कभी काफी दूर होते हैं और प्लैनेट्स कभी काफी नजदीक होते हैं। यहां भी देख लीजिए, कभी काफी दूर कभी काफी नजदीक होते हैं। तो प्रॉब्लम है कि कौन सा डिस्टेंस सन से प्लैनेट तक के कौन सा डिस्टेंस होते हैं। तो इन सारे डिस्टेंसेस का जो एवरेज डिस्टेंस आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं उसका एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन एंड प्लैनेट। तो ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। There is a big unit. There is another big unit and that is called parsec. एक तीसरा बिगर यूनिट है parsec. What is parsec? तो सपोज दैट मेरे पास एक आर्क है, ये आर्क है और ये आर्क बनाए हम सन को और अर्थ को रख करके।
तो आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? अभी आपने पढ़ा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब यहां पे कहीं एक पॉइंट है जहां ये आर्क 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, प्लेन एंगल, नॉट सॉलिड एंगल। क्योंकि लाइन है तो प्लेन एंगल बनाएगा। अगर कोई सरफेस होता तो वो जाके कोनिकल एरिया बनाता, कोनिकल एंगल बनाता, जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो 1 सेकंड का एंगल जिस पॉइंट पे बनाता है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क अगर 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 पार्सेक है। 1 पार्सेक। अब आते हैं कि सर अब कैलकुलेशन करके बताइए कि 1 पार्सेक मीटर में कितना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज सीखनी पड़ेगी। वो है कि हम जानते हैं कि 1 मिनट एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू, या ऐसे करते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्योंकि हमारे पास जो एंगल के लिए फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, वो लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि यहाँ एंगल का जो यूनिट चूज किया जाएगा वो रेडियन चूज किया जाएगा। तो हमको एंगल को, ये जो 1 सेकंड है, इस 1 सेकंड को हमको पहले रेडियन में ले जाना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम 180 डिग्री, ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अगर कहीं भूल रहे हैं तो आपको याद होगा कि पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री होता था, आपके क्लास 10 में आप पढ़े थे। तो यहाँ 2 इधर चला जाएगा तो पाई इक्वल टू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा ना, पाई बाय 180 रेडियन। अब हर एक डिग्री को फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं सेकंड। यानी कि 60 सेकंड इक्वल टू आपके पास हो गया पाई बाय 180 रेडियन। अब 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 60 रेडियन। वंस मोर, हर एक डिग्री को फिर 60 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हर एक पार्ट को सेकंड कहते हैं। तो ये 60 सेकंड इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। अब यहां पे 1 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। अब आते हैं कि यहां पे आपके पास एंगल जो है वो आपको सेकंड रेडियन में चाहिए था। तो यहां जो इस डायग्राम में जो एंगल है वो 1 सेकंड का है, और 1 सेकंड का रेडियन इक्विवेलेंट कितना है, इतना है। तो हम इसको पुट कर देते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 60 इक्वल टू आर्क। आर्क कहते हैं इसको जो सेंटर पे एंगल बना रहा है। तो ये पार्ट, ये लाइन यहां सेंटर पे एंगल बना रहा है P पर। तो ये आर्क हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय रेडियस। इस आर्क से, किसी आर्क के किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस। तो ये डिस्टेंस हम लोग कितना कहते हैं, 1 पार्सेक। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप क्या पाएंगे, वन पार्सेक इक्वल टू, ये यहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंटू ये चला गया यहां 180 इंटू 60 और क्या, ये जो पाई है वो चला जाएगा नीचे डिवाइडेड बाय पाई। तो सबको प्रॉब्लम होगी सर पाई का वैल्यू यहाँ क्या लेंगे, तो पाई हमेशा ही 22/7 होता है। पाई पर टू हमेशा ही 22/7 होता है। ये आप क्लियर रहिए। तो उसी वैल्यू को यहाँ रखेंगे और 1 पार्सेक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये लगभग
08 into 10 to the power 16 मीटर के आसपास आएगा। सो ये इट्स योर जॉब, ये तुम्हारा काम है, तुम इसको कैलकुलेट करो। हो सकता है मैं गलत लिखा हूं तो आप चेक कर लो, आप चेक कर लो कि सर कहीं यहाँ गलती से, चूंकि जो मेरे दिमाग में है वो मुझे याद था, मैंने लिख दिया। सो यू चेक इट ताकि आप भी सीख जाए। अब डेफिनेशन को और क्लियर से समझ लीजिए कि 1 पार्सेक वो डिस्टेंस पॉइंट है या उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क 1 सेकंड का एंगल बनाता है। पार्सेक का यूज गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस मेजर करने में या स्टार्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करने में किया जाता है। अब आते हैं कि स्मॉलर यूनिट। एक वर्क आपको देता हूं, एक होमवर्क देता हूं आपको, रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पार्सेक, ये आपको फाइंड आउट करना है। रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पार्सेक, इसके बीच में आप एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। और कुछ कैलकुलेशन थे जो मैंने छोड़ दिए थे, वो आपको कैलकुलेट करना है, आप चेक करेंगे। अब आते हैं कि लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने का टेक्निक क्या है। लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने का टेक्निक क्या है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑलिक एसिड मेथड। ऑलिक एसिड मेथड बहुत ध्यान से देखेंगे। ऑलिक एसिड मेथड वो मेथड है जिससे हम किसी मॉलिक्यूल का डायमीटर तक को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है ये आपको पता है, तो हम ऑलिक एसिड मेथड से मॉलिक्यूलर डायमीटर डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन हम तो चूंकि बिगर यूनिट्स पढ़ रहे थे तो हमको एक और मेथड पढ़ लेना चाहिए पहले, वो है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड का यूज काफी दूर के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी स्टार का डिस्टेंस को मेजर करना है, कि किसी प्लेनेट के डिस्टेंस को मेजर करना है, या किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे मून का डायमीटर डिटरमाइन करना है, तो उसको हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। ऑलिक एसिड मेथड हम लोग थोड़ा सा बाद में इसको डिस्कस करते हैं, तो पहले पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पैरेलैक्स? पैरेलैक्स कहा जाता है कि अगर हम पीछे में वॉल है, ये कैमरा सामने है, अगर हम देखें एक आंख बंद करके तो इसका पोजीशन उस बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ अलग दिखता है, लेकिन जब इस आंख को मेजर से देखते हैं तो इसका बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन कुछ और दिखता है। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, अलग अलग जगह से देखते हैं तो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैमरा का पोजीशन जो चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। डायग्राम में यहां देख लेते हैं कि सपोज दैट ये बैकग्राउंड है, मेरा वॉल है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैं सबसे पहले इस जगह से इसको देखने की कोशिश करता हूं, तो जब मैं यहां से देखता हूं तो ये वॉल के इस पॉइंट पर मिलता है। और अगर हम फिर अपने आप का पोजीशन को चेंज करके यहां कर लेते हैं यहां पे, तो ये वॉल में इसका पोजीशन यहां दिखता है, यानी ये पार्ट विजिबल हो जाता है और ये पार्ट इनविजिबल हो जाता है। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी शिफ्टिंग को हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी है तो कुछ इसके नुकसान भी है, कुछ अच्छा ही है तो कुछ खराबी भी है। अच्छा ये है कि हम इससे लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, और खराबी ये है कि जब हम लोग वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इस तरह के डिवाइस या कहीं कोई मेजरमेंट लेते तो हमारा आंख का सही पोजीशन नहीं होने से वो जो पॉइंटर का पोजीशन होता है वो डिफरेंट दिखने लगता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप अपनी बाइक पे बैठिए, जब बाइक का स्पीड चेंज करता है तो आप तिरछे होकर के देखिए, या ऑयल का जो मीटर है जो फ्यूल बताता है उसमें देखिए, अगर आप दूर से देखेंगे तो लगेगा भी बहुत तेल है, लेकिन अगर सीधा स्ट्रेट देखेंगे तो लगेगा कि रेड जोन में है, इधर से देखेंगे तो लगेगा कि खत्म हो गया। तो वो जो शिफ्टिंग हो रहा है दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। तो डेफिनेशन ये हो गया, पैरेलैक्स इज द process in which
the object change its position with respect to background because of the change in position of observation. अब आते हैं, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये जो दोनों पोजीशन के बीच में, दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं बेसिस। इसको कहते हैं बेसिस, ध्यान रखें। दूसरा, ये जो एंगल फॉर्म करता है एट द ऑब्जेक्ट पे जो एंगल फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं पैरालैक्टिक एंगल। सो बेसिस क्या है? बेसिस को डिफाइन कीजिए, इसको सिंपली बी से डिनोट कर सकते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, जहां से आप देख रहे हैं। या अगर मैं यहीं से अगर खड़ा होकर के इस कैमरे का पोजीशन पर देखूं तो ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, और जब इसको बंद करते तो ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। तो दोनों आंख के बीच के जो गैप आया, दैट इज कॉल्ड बेसिस। और ये बेसिस कैमरे के एक पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, वो एंगल हो जाता है इसका पैरालैक्टिक एंगल। सो वंस अगेन अगर हम लोग देखें तो अगर हम अर्थ सरफेस पे यहां पर से एक बार ऑब्जर्व करते हैं और एक बार यहां से ऑब्जर्व करते हैं किसी स्टार को, तो ये जो डिस्टेंस आया, इसको हम लोग कहते हैं बेसिस। अब यहां पे मेरा मून है, तो मून पर जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरालैक्टिक एंगल। So angle subtended by basis on the object, that is called पैरालैक्टिक एंगल। अब इसका यूज कैसे करते हैं? तो यूज ऑफ पैरालैक्स टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ एन स्टार। तो हम देखते हैं, ये अर्थ हो गया मेरे पास। अर्थ में दो पोजीशन है, काफी दूर दूर। मेरे पास ये एक स्टार है ए, इसका हमको पोजीशन, इसका डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से इस स्टार का। इसके लिए हमको एक रेफरेंस स्टार चाहिए। रेफरेंस स्टार क्या होगा कि अगर एक ऐसा स्टार जो काफी दूर है और हम अर्थ की इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी वो लगभग मेरे सर के ऊपर होता है, लेकिन इसका शिफ्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि सपोज दैट मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल करता हूं और मून मेरे सर के ऊपर है, वो 10 किलोमीटर के बाद भी मेरे सर के ऊपर रहेगा, लेकिन जो उससे नजदीक ऑब्जेक्ट था, सपोज दैट कोई पहाड़ था या कोई हिल था मेरे सामने, जब हम वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो हिल का पोजीशन लगभग चेंज कर जाता है। तो वो जो मून है वो मेरा रिफरेंस हो गया, वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी है मेरे लिए। और उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें उस पहाड़ को, तो उसका शिफ्टिंग काफी ज्यादा है। तो हम लोग हमेशा एक रेफरेंस स्टार चूज करते हैं जो जिसका पोजीशन चेंज मेरे पोजीशन चेंज होने पे नहीं होता है, वो एज इट इज हमसे स्टेशनरी लगभग रहता है। तो हम एक स्टार चूज करते हैं, यहाँ पे बी काफी दूर है, तो ये मेरा रेफरेंस लाइन है। ये मेरा रेफरेंस लाइन है। अब इस स्टार को मेजर करना था, तो हम इससे एंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज दैट यहाँ एंगल हो गया φ1। अब हम यहाँ आ जाते हैं, तो हम जानते हैं कि जो मेरा रेफरेंस स्टार बी था, ये अभी मेरे ओवरहेड है, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस है कि इसका शिफ्टिंग नेग्लिजिबल हुआ है मेरे सर के रिस्पेक्ट में या मेरे रिस्पेक्ट में। तो अब बी जो है, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो अब भी बी हमको मेरे सर के ऊपर ही मिलेगा। ये काफी डिस्टेंस है, लेकिन जो स्टार जिसका हमको डिस्टेंस मेजर करना था, वो जो है काफी चेंज कर गया पोजीशन मेरे से। ये एंगल हो गया φ2। अब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, जो पैरालैक्टिक एंगल हम लोग कहते हैं। और ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बेसिस, ये होगा बेसिस। और ये पैरालैक्टिक एंगल कितना होगा ना, हम जानते हैं कि कितना होना चाहिए, तो ये φ1 और ये φ2, यानी कुल मिलाकर के ये टोटल एंगल हो जाएगा φ1 प्लस φ2। क्लियर? अब आते हैं फार्मूला लगाते हैं।
अब जानते हैं एंगल बराबर क्या होता है। एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस। रेडियस का मतलब हो गया यहां से इसका डिस्टेंस, तो हम इसको d समझ लेते हैं। अब आर्क जो है, आर्क ये हो गया मेरे लिए b, और डिस्टेंस जो हम लोग रेडियस बोल रहे थे, तो हम जानते हैं आर्क के किसी भी पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस कहलाएगा वो रेडियस कहलाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस d, रेडियस, एंड एंगल ये रेडियन में लेना है आपको। इस फॉर्मूले के लिए हमेशा एंगल रेडियन में लेंगे, तो ये हो जाएगा phi1 प्लस phi2। तो फाइनली आपको d कैलकुलेट हो गया, जो डिस्टेंस है इस जगह से अर्थ के सरफेस से इस स्टार का डिस्टेंस वो हो गया b डिवाइडेड बाय phi1 प्लस phi2। फाइनली ये ऑब्टेन किया, ये आपका डिस्टेंस। ध्यान रहे ये एंगल इतना नेग्लिजिबल होगा कि ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी आएगा, तो ये जब इसको ऊपर वाले को काटेंगे, आप जानते हैं डेनोमिनेटर में जब क्वांटिटी छोटे हो जाते हैं तो इसका ओवरऑल जो वैल्यू है वो बहुत लार्ज हो जाता है। एक दूसरा, अगर हमको डायमीटर ऑफ मून निकालना हो तो पैरेलैक्स मेथड का कैसे यूज करेंगे। डायमीटर ऑफ मून अगर निकालना, डायमीटर ऑफ मून निकालने के लिए सपोज दैट ये मेरे पास ये मून है और ये अर्थ सरफेस हो गया, हम यहां पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले इस लाइन के रिफरेंस में या यहां से हम इस एंड को और इस एंड को मिलाने वाले लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे। तो सपोज दैट दिस इज phi। तो आप जानते हैं कि ये पैरालैक्टिक एंगल की तरह काम करेगा। ये मेरा दो पोजीशन हो गया ऑब्जर्वेशन का, यहाँ से मैं बैठ के इस पॉइंट को ऑब्जर्व करा था मून के इस कॉर्नर पे। हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि हम यहीं बैठे हुए थे और इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को या इस एंड को डायमीटर का हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। ये ठीक उल्टा सोचिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ और इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और फिर यहाँ बैठ जाता हूँ और यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ। तो ये जो पोजीशन, ये जो एंगल बना आर्क, ये मेरा बेसिस कहलाएगा। बेसिस एट दिस पॉइंट मेक्स एंगल phi अर्थ के इस पॉइंट पे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पैरालैक्टिक एंगल। ये मेरा बेसिस कहलाएगा जो हम डायमीटर मानेंगे, और ये डिस्टेंस जो है डायमीटर, ये डिस्टेंस हमको पता है कि x मान लेते हैं, और ये 3,84,000 किलोमीटर होता है। सबको पता है कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है। एंगल phi फॉर्म किया, तो हम जानते हैं एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। यहाँ पे आर्क कौन है, यही जो मेरा दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था, यानी जो बेसिस था, ये आर्क बन जाएगा। तो दिस इज d। और रेडियस कौन है ना, आर्क से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने क्या कहा है x। और एंगल ने ये आर्क जो इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है पैरालैक्टिक एंगल phi, सो phi। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, d इक्वल टू phi इनटू x। phi इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट सम पॉइंट। इस ऑब्जेक्ट ने किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाया था वो, और उस ऑब्जेक्ट का सेंटर से दूरी अर्थ सरफेस तक का। ये क्लियर। अब छोटे डिस्टेंसेस के लिए देखते हैं ऑलिक एसिड मेथड। तो स्टूडेंट, ऑलिक एसिड मेथड का हम लोग यूज क्यों करते हैं। ये काफी स्मॉल डिस्टेंस, लगभग मॉलिक्यूलर डायमीटर को देखने के लिए, मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है उसका मेजरमेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं। ऑलिक एसिड एक केमिकल है, उस केमिकल का यूज करेंगे। तो ऑलिक एसिड मेथड में क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ए का निर्माण, सॉल्यूशन ए ये बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन ए को बनाने के लिए हम लोग 1 ml ऑलिक एसिड प्लस
हालांकि थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, लेकिन हम लोग जो बुक में मिलता है उसी को 20 ml एल्कोहल लेकर के बनाते हैं 20 ml का सॉल्यूशन एक। हालांकि ये होना चाहिए 19 ml, ये होना चाहिए 19 ml। तो 1 ml ऑलिक एसिड प्लस 19 ml अल्कोहल लेने से एक सॉल्यूशन मिलेगा 20 ml का, जिसको हम लोग जिसका नाम भी हम लोग ने सॉल्यूशन है। अब जरा सॉल्यूशन ए का हम लोग कंसंट्रेशन देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इन सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग 1 ml सॉल्यूशन ए चूज करते हैं। तो उस 1 ml में कितना ml ऑलिक एसिड आएगा? तो सिंपल सा है कि 20 ml में 1 ml है। फिर से देख लीजिए कि 20 ml सॉल्यूशन ए में 1 ml ऑलिक एसिड आता है। तो 1 ml सॉल्यूशन ए में कितना आएगा? 1/20 ml ऑलिक एसिड। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट की फिर बता रहा हूं कि अगर हम 20 ml सॉल्यूशन ए को लेते हैं तो उसमें ऑलिक एसिड कितना आता है साथ में? 1 ml। तो यानी 20 ml सॉल्यूशन ए में 1 ml ऑलिक एसिड आता है। तो 1 ml अगर सॉल्यूशन ए लेते हैं तो 1/20 ml, यही कंसंट्रेशन कहलाता है। सो 1/20 ml ऑलिक एसिड ये सॉल्यूशन ए में है। अब आते हैं फिर अब सॉल्यूशन बी फॉर्म करते हैं। सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी। अब सॉल्यूशन बी बनाने के लिए हम लोग 1 ml सॉल्यूशन ए का लेते हैं। तो सॉल्यूशन बी के लिए हम लोग सॉल्यूशन ए का 1 ml चूज करते हैं। 1 ml सॉल्यूशन ए लेते हैं और उसको 19 ml एल्कोहल में देते हैं। ये हो जाएगा आपका 20 ml सॉल्यूशन बी। अब आते हैं कि इसमें ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं अगर 20 ml हम लोग सॉल्यूशन बी का लेते तो उसमें 1 ml सॉल्यूशन ए आता और ऑलिक एसिड इसमें कितना है? 1/20 ml। यानी कि इसका कंसंट्रेशन के लिए फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 ml सॉल्यूशन बी में कितना है? 1/20 ml ऑलिक एसिड। फिर यहां आपको दिक्कत आएगा तो हम इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं। 1 ml सॉल्यूशन ए और 1 ml सॉल्यूशन ए में ऑलिक एसिड कितना है? 1/20। तो इसी को सीधे लिख देते हैं 1/20 ml ऑलिक एसिड। तो 1 ml सॉल्यूशन बी में कितना आ जाएगा? 1/20 into 1/20 ml ऑलिक एसिड। तो क्लियर है कि ये 1/400 ml ऑलिक एसिड आएगा 1 ml सॉल्यूशन बी में। 1 ml सॉल्यूशन बी में। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग फिर से लिख लेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं और लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड in solution B, that will be 1/20 into 20 ml olic acid. This is the volume of olic acid per ml. अब दूसरा पार्ट शुरू होता है। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि आप सबसे पहले वाटर लेंगे। किसी ने सपोज दैट मैंने एक वाटर ले लिया, यहाँ पे ये वाटर का सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कुछ लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। सो स्टेप 3 या स्टेप 2 में स्प्रिंकल
लाइकोपोडियम पाउडर ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे आप लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कीजिए। फिर add few drop of solution B in this water। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपको उस वाटर सरफेस पे ऑलिक एसिड का लाइकोपोडियम पाउडर आपका सेटल डाउन हो जाएगा और ऑलिक एसिड का एक सर्कुलर फिल्म बन जाएगा। we get a circular film of oleic acid on water surface, अब हम जरा इसको देखते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो वाटर सरफेस पे ये आपका फिल्म बन गया, एक सर्कुलर फिल्म बन गया, सर्कुलर नहीं भी हो सकता है। और इसका जो थिकनेस है लगभग 1 मॉलिक्यूल के आसपास का है, यानी कि इतना पतला है कि वो केवल 1 मॉलिक्यूल ही उस फिल्म में थिकनेस में आता है। तो अगर हम इस फिल्म का थिकनेस अगर निकाल दें तो हम उस मॉलिक्यूल का डायमीटर निकाल देंगे, यानी उसका एक ही लेयर बनता है, एक ही मॉलिक्यूल के लगभग लेयर बनता है। तो हम मान लेते हैं इसका थिकनेस d हो गया और इसका एरिया a हो गया। तो अब यहाँ जो फिल्म बना, इस फिल्म का टोटल वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ द ऑलिक एसिड फिल्म, तो ये आपका हो जाएगा A × D। अब फ्यू ड्रॉप मैंने ऐड किया था, वहां से आप कैलकुलेशन करते हैं। ये तो हो गया, इसको देख करके इसका ऑब्जर्वेशन से हम लोग निकालते हैं। ऑलिक एसिड के लिए क्या करते हैं कि 1 ड्रॉप का वॉल्यूम भी मान लीजिए। लेट ईच ड्रॉप हैज वॉल्यूम भी, हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया भी, और टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप मान लेते हैं n। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन B एडेड, ये हो जाएगा आपका n × V। इतना वॉल्यूम का, इतना ml का आपने जो है सॉल्यूशन B आपने उसमें डाला। तो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड एडेड, तो 1 ml ऐड करते तो कितना आपने ऐड किया ऑलिक एसिड 1/400, लेकिन आपने सॉल्यूशन B का कितना किया NB। तो आपने जो ऑलिक एसिड डाला वो इतना ऑलिक एसिड डाला था, और यही ऑलिक एसिड फिल्म बनाया। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। ऑलिक एसिड फिल्म वॉल्यूम इक्वल टू ऑलिक एसिड एडेड, तो A × D, और ये है आपका NB/400। तो D इक्वल टू आपका NB/400 × E। ये आपका आ गया डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब इसका थिकनेस जो होता है उस फिल्म का वो लगभग 1 मॉलिक्यूल के बराबर ही होता है, यानी उसके ऊपर और कोई लेयर नहीं होता है, एक ही लेयर बनता है और वो एक लेयर 1 मॉलिक्यूल के थिकनेस का बनता है। थैंक यू।